नमस्कार मित्रों, भारत की लोक कथाएं इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है आपके लिए एक पंजाबी लोक कथा, चार लड़कियां और राजा। एक राजा दिन को तो दरबार लगाता था और राजकाज संभालता था और रात को नई बातें जानने के लिए भेष बदलकर राजधानी में घूमता था। एक रात को उसने एक बगीचे में चार लड़कियों को बड़ी गंभीरता से बातें करते देखा। वह रुक कर सुनने लगा। एक लड़की कह रही थी, जो हो, मांस के स्वाद का कोई जवाब नहीं। दूसरी ने कहा, मैं नहीं मानती, शराब का स्वाद सबसे बढ़कर है। तीसरी ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं जानती, प्रेम के स्वाद के आगे सारे स्वाद फीके हैं। चौथी ने कहा, माना कि मांस, शराब और प्रेम का स्वाद अच्छा है, पर झूठ बोलने की स्वाद की बात ही कुछ और है। कोई भी स्वाद उसके आगे टिक नहीं सकता। तभी उनके घर से बुलावा आ गया। वे चली गईं। राजा ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी थीं। थोड़ा फासला रखकर वह उनके पीछे गया और जिन घरों में वे गईं उन पर खड़िया से निशान लगा दिया। अगले दिन उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, किसी को बगीचे के पास वाली संकरी गली में भेजो और जिन मकानों के दरवाज़ों पर खड़िया का गोल निशान हो, उनके मालिकों को दरबार में हाजिर करो। वजीर खुद वहाँ गया और चारों मकान मालिकों को दरबार में ले आया। राजा ने उनसे पूछा, तुम चारों के बेटियां हैं, है ना? चारों ने कांपते हुए कहा, हाँ अन्नदाता। राजा ने कहा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ लाओ। उन्होंने ऐतराज़ किया। उन्हें लगा यह उनकी लड़कियों के हक में ठीक नहीं होगा। हमारी कुंवारी जवान बेटियां राजमहल में आईं तो लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटियों को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वचन देता हूँ। उनकी रक्षा का दायित्व लेता हूँ। उनके यहाँ आने की किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लड़कियों को लाने के लिए राजा ने पर्दे वाली 4 पालकियाँ भेजीं। वे महल में आईं। राजा ने उन्हें एक एक कर अपने पास बुलाया। पहली से उसने कहा, बेटी, कल रात तुम बगीचे में सहेलियों से क्या कह रही थी? उसने जवाब दिया, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा महाराज। मेरा यह मतलब नहीं, तुम जो कह रही थी वह बताओ। मैं कह रही थी कि मांस का स्वाद सबसे अच्छा होता है। तुम्हारी जाति क्या है? मैं भाब्र हूँ। अगर तुम भाब्र आदिवासी की बेटी हो तो तुम्हें मांस का स्वाद क्या मालूम? भाब्र तो मांस छूते भी नहीं। वे तो पानी तक छान कर पीते हैं कि कहीं कोई कीड़ा पेट में न चला जाए। यह सच है, लेकिन जो मैंने देखा उससे मुझे लगा कि मांस का स्वाद बहुत अच्छा होता होगा। हमारे घर के पास कसाई की दुकान है। मैंने देखा कि मांस का कोई हिस्सा बेकार नहीं जाता। आदमी के मांस खाते ही कुत्ते हड्डियों पर झपट पड़ते हैं। वे हड्डियों को तब तक चिचोड़ते हैं जब तक वे बल्लम की तरह साफ शफ़ाफ नहीं हो जाती। उसके बाद उन्हें कौवे ले जाते हैं। कौवे पीछा छोड़ते हैं तो चींटियाँ टूट पड़ती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मांस का स्वाद सबसे अच्छा होगा। उसकी दलील से राजा बहुत खुश हुआ। बोला, हाँ बेटी, मांस की बात ही कुछ और है, और उसे उपहार देकर विदा किया। फिर दूसरी लड़की को अंदर लाया गया। राजा ने उससे पूछा,
कल रात तुम बगीचे में क्या कह रही थी? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा महाराज। वह मुझे पता है। तुमने जो कहा मैं वही जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि शराब के स्वाद के आगे सारे स्वाद पानी भरते हैं। तुम्हारी जाति क्या है? मैं पुरोहित हूँ। कैसा परिहास है! पुरोहित तो शराब के नाम से ही घृणा करते हैं। तुम शराब का स्वाद क्या जानो? पुरोहित की लड़की ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैंने कभी शराब चखी भी नहीं, पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शराब का अपना ही मज़ा है। हमारी गली में कलवारियों की दुकानें हैं। अपनी छत से मैं कई बार शराबियों को देखती हूँ। एक बार मैंने 2 आदमियों को कलवार की दुकान में घुसते देखा। चाल ढाल से वे अच्छे घर के लगते थे। उन्होंने शराब ली और वहीं बैठकर पीने लगे। शराब खत्म करके वे जाने लगे तो उनके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, देखो इन्हें कैसे दीवार का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। हर कदम पर गिरते हैं, जैसे तैसे उठते हैं, मगर अगले ही पल फिर गिर पड़ते हैं। आइंदा यह शराब शायद छुएंगे भी नहीं। पर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। अगले ही दिन वे फिर आए और जमकर शराब पी। उस दिन मुझे लगा कि शराब बहुत स्वादिष्ट होती होगी, तभी तो लोग उसे बार बार पीते हैं। राजा ने कहा, हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। शराब का स्वाद सचमुच बहुत मज़ेदार होता है। फिर राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। उसके बाद उसने तीसरी लड़की को बुलाया और पूछा, कल रात तुम बगीचे में क्या कह रही थी? मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा अन्नदाता, वह मैं जानता हूँ। मुझे बताओ तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि प्यार से अधिक मीठा दुनिया में कुछ नहीं है। पर तुम अभी बहुत छोटी हो। प्रेम प्यार के बारे में तुम जानती क्या हो? तुम किसकी बेटी हो? मैं भाट की बेटी हूँ। यह सच है कि मैं बहुत छोटी हूँ, पर मैं भी देखती समझती हूँ। जो मैंने देखा उससे मुझे लगा कि प्रेम में बड़ा आनंद है। मेरे छोटे भाई के जन्म पर माँ ने बहुत कष्ट उठाया। उसके बचने की भी आस नहीं रही। इतना होने पर भी कुछ ही दिन बाद वह फिर नाचने गाने लगी और अपने चाहने वालों की खातिरदारी करने लगी। इसलिए मुझे लगा कि प्रेम की चाह को दबाया नहीं जा सकता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, राजा ने कहा और उसे उपहार देकर विदा किया। जब उसने चौथी लड़की से पूछा कि कल वह और उसकी सहेलियां क्या बातें कर रही थीं, तो उसने भी कहा, हमने आपके बारे में कुछ नहीं कहा अन्नदाता। वह ठीक है। तुम क्या कह रही थी, यह बताओ। ओह, मैंने कहा कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें उसमें बड़ा मज़ा आता है। तुम किसकी बेटी हो? मैं जाट की बेटी हूँ। तुमने कैसे जाना कि झूठ बोलने में बड़ा मज़ा है? ढीठ लड़की ने कहा, सब लोग झूठ बोलते हैं। आपने भी कभी झूठ बोला होगा, और नहीं बोला है तो किसी दिन ज़रूर बोलेंगे। तुम क्या कह रही हो, कुछ होश है? मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं 6 महीने में यह साबित कर दूंगी। राजा को कुतूहल हुआ। उसने 2 लाख रुपए दे दिए। 6 महीने बाद राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उसे उसके वादे की याद दिलाई। इस बीच लड़की ने राजा के दिए पैसों से एक शानदार हवेली बनवा ली थी। हवेली नक्काशी और चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें रेशम और मलमल के पर्दे लगे थे।
उसने राजा से कहा, मेरे साथ चलिए, आपको भगवान के दर्शन होंगे। शाम को राजा 2 मंत्रियों के साथ उसकी हवेली पर गया। लड़की ने कहा, इसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं, पर एक बार में वे एक आदमी को ही दर्शन देते हैं, और हाँ, वे किसी चरित्रहीन के सामने प्रकट नहीं होते। अब आप एक एक कर भीतर जा सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, पहले मेरे मंत्री जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा। एक मंत्री भीतर गया। भीतर एक सुसज्जित और शांत कमरा था। भगवान के लिए उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसने अपने आप से कहा, बहुत अच्छी जगह है, निश्चित ही भगवान के रहने लायक, पर कौन जाने मैं उन्हें देख सकूंगा या नहीं। हो सकता है मैं चरित्रहीन हूँ। वह थोड़ी देर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, पर उसे भगवान नहीं दिखे। सोचा, अगर बाहर जाकर मैंने कहा कि मुझे भगवान नहीं दिखे तो सभी मुझे खराब चरित्र का समझेंगे, इसलिए मुझे यह कहना ही होगा कि मैंने भगवान को देखा। अतः जब वह बाहर आया और राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने भगवान को देखा, तो उसने झट से कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको देख रहा हूँ। सच? तुमने भगवान को देखा? हाँ, बिल्कुल सच। उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वह किसी को बताना मत। तब राजा ने दूसरे मंत्री को भेजा। देहरी को लांघते हुए दूसरे मंत्री को ख्याल आया, कौन जाने वह चरित्रहीन हो। भव्य कक्ष में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, पर उसे वहां भगवान का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। उसने सोचा, हो सकता है कि मेरा चरित्र अच्छा ना हो, तभी मुझे भगवान दिख नहीं रहे। पर यह स्वीकार करने से तो नाक कट जाएगी। यही कहना अच्छा होगा कि उसने भगवान को देखा। वापस आकर उसने राजा से कहा, मैंने भगवान को देखा और उनसे बातें भी की। अब राजा की बारी थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। हर तरफ उन्होंने बड़े गौर से देखा, पर वहाँ उन्हें ईश्वर का कोई लक्षण नजर नहीं आया। वह उलझन में पड़ गए। उन्हें स्वयं पर शक हुआ। मेरे दोनों मंत्रियों को भगवान ने दर्शन दिए, निश्चित ही वे अच्छे चरित्र के होंगे। यह कैसे संभव है कि मैं यहाँ का राजा और मेरा चरित्र अच्छा ना हो। यह कबूल करने में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ना जाने लोग क्या सोचें। मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि मैंने भगवान को देखा। मन ही मन यह तय करके राजा कक्ष से बाहर आए। लड़की बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। आते ही पूछा, कहिए महाराज, आपने भी भगवान को देखा? राजा ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा। सच कह रहे हैं? लड़की ने फिर पूछा। हाँ हाँ, 16 आने सच, राजा ने जोर देकर कहा। लड़की ने 3 बार यह सवाल पूछा और तीनों बार राजा बेधड़क झूठ बोला। ओह महाराज, पता है आप क्या कह रहे हैं? भगवान तो परमात्मा है, उसे कोई कैसे देख सकता है? फटकार सुनकर राजा को ध्यान आया कि इस लड़की ने कहा था कि वह भी कभी झूठ बोलेगा। वह ठट्ठा कर हंसा और स्वीकार किया कि उसे भगवान नहीं दिखे। दोनों मंत्रियों ने भी सर झुकाकर सच्चाई कबूल की। लड़की ने कहा, महाराज, हम गरीबों को तो जीने के लिए जब तब झूठ बोलना पड़ता है, पर आपके लिए तो ऐसी कोई लाचारी नहीं। फिर आप झूठ क्यों बोले? इसलिए कि झूठ बोलने का अपना मज़ा है। जो झूठ बोलते हैं उन्हें वह बहुत मीठा लगता है।
लड़की की चालाकी पर राजा को क्रोध नहीं हुआ, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से वह दंग रह गए। उसने उसके पिता से उसका हाथ मांगा और उससे शादी कर ली। राजकाज की बात हो या व्यक्तिगत, हर मामले में वह उनकी विश्वसनीय सलाहकार हो गई। दिनों दिन उसकी बुद्धिमानी की चमक बढ़ती गई। उसकी ख्याति मुल्क और समय की सीमा को पार कर गई। मित्रों, कहानी यहीं ख़त्म हुई। यदि मेरे वाचन में आपको कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।